हाँ, नमस्कार बेटा। उत्कर्ष सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, हमने आपको पिछली जो वीडियो है उसमें भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में बताया था। किसके बारे में? भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में है। कैसे है, इसके बारे में हमने आपको जानकारी उपलब्ध कराई। इसके बारे में हमने क्या आपको जानकारी उपलब्ध करा दी थी कि भूगोल विषय एक किसके रूप में? समाकलन विषय के रूप में है। किसके रूप में है बेटा? समाकलन विषय के रूप में है। और यह यानी भूगोल की अन्य विषयों के साथ में यानी बहुत ही बेहतर तरीक़ा से अपना संबंध बनाए रखती है। और आगे फिर हम आपको शब्द जो माध्यम हैं उनके बारे में हमने बताया था हैं। और फिर अब हम जो अध्ययन कार्य कराएंगे आपको, उसमें मुख्य रूप से प्राकृतिक और सामयिक सभी विज्ञानों का मूल उद्देश्य क्या है? यथार्थता को ज्ञात करना, यानी यथार्थता यानी वास्तविकता। जो वास्तविकता है, जो धरातल वाले भाग पर प्राकृतिक विषय हो चाहे सामाजिक, सभी विज्ञानों का मूल उद्देश्य क्या है? यथार्थता को ज्ञात करना है। वास्तविकता क्या है? धरातल वाले भागों में जो विभिन्न जो क्रियाकलाप हो रहे हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कराना है। भूगोल वैसे कैसी विषय है? समाकलनात्मक, आनुभविक, व्यवहारिक और संस्थात्मक विषय है। भूगोल विषय समाकलनात्मक का तात्पर्य है कि भूगोल विषय का जो अध्ययन कार्य है वो एक समाकलन यानी अन्य विषयों के साथ में, प्राकृतिक विज्ञान के विषय हो चाहे सामाजिक विज्ञान की अन्य जो सहयोगी विषय हों उनके साथ में इसका अध्ययन कार्य किया जाता है। आगे बात समझ में। उसके बाद में अनुभविक कैसी विषय है? अनुभविक भूगोल विषय का जो अध्ययन कार्य है दीर्घगामी परिणाम रहा है। यानी भूगोल विषय का जो अध्ययन कार्य है वो लंबे समय से हो रहा है, जब से इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है। पृथ्वी पर जीवन की जब से उत्पत्ति हुई है तब से इस विषय का जो अध्ययन कार्य होता आ रहा है। तो कब से? 360 करोड़ वर्ष पूर्व से। 360 करोड़ वर्ष पूर्व से अपन कौन सी विषय का अध्ययन कर रहे हैं? भूगोल विषय का अध्ययन कर रहे हैं। तो भूगोल विषय कैसी है? अनुभविक है, अनुभव पर आधारित है और आम बोलचाल की भाषा में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। व्यवहारिक विषय है, यानी व्यवहारिक बोलचाल की भाषा में भी भूगोल विषय की जो शब्दावली है उसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे GIS है, GPS सिस्टम है, RST प्रणाली है। GPS यानी जोग्राफिकल पोजीशन सिस्टम, भौगोलिक सूचना तंत्र है। एक है GIS भौगोलिक सूचना तंत्र है, इसको जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। और GPS इसको ग्लोबल पोजीशन सिस्टम के नाम से भी इसको जाना जाता है। और एक है RST रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी। इन सब का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। संश्लेषणात्मक यानी इसका विभिन्न जो प्रदेशों के मध्य जो तुलना करने के संदर्भ में यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सिंथेसिस के अंदर इसको शामिल किया जाता है। और आगे देखिएगा, भूगोल ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करता है। भूगोल जो विषय है वह ऐतिहासिक जो घटनाएं होती हैं वो क्या करता है? प्रभावित करता है। बिल्कुल सत्य बात है। जो भूगोल विषय है यह जो ऐतिहासिक जो घटनाएं होती हैं, ऐतिहासिक जो घटनाएं घटित होती हैं इनको क्या करता है? प्रभावित करता है। ऐतिहासिक जो घटनाएं इनको क्या करता है? प्रभावित करता है। ऐतिहासिक घटनाएं यानी प्राचीन जो घटनाएं हैं, मध्यकालीन जो घटनाएं हैं, आधुनिक जो घटनाएं हैं,
उनके वो क्या करता है, ये बढ़ते स्तर पर क्या करता है, प्रभावित करता है। कौन सा, भूगोल विषय। कौन सा विषय बेटा, भूगोल विषय। ये अपना ऐतिहासिक जो घटनाओं को प्रभावित करने में अपना अहम योगदान देता है। ठीक है। ऐतिहासिक स्थानिक दूरी, इसमें स्थानिक दूरी, जो स्थानिक दूरी है स्वयं विश्व के इतिहास, स्वयं विश्व के इतिहास को परिवर्तित करने के लिए, इतिहास को परिवर्तित करने के लिए एक प्रभावशाली कारक है। एक प्रभावशाली, परिवर्तित करने के लिए एक प्रभावशाली कारक है। देखो मेरे बेटाओ, स्थानिक दूरी, जो स्थानिक दूरी है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की जो मध्य की दूरी है, स्थानिक दूरी स्वयं विश्व के इतिहास को परिवर्तित करने के लिए क्या है, एक प्रभावशाली कारक के रूप में जाना जाता है। स्थानिक जो दूरियां होती हैं, यह विश्व, जो स्थानिक दूरी होती हैं, ये स्वयं विश्व के प्रति इतिहास की दिशा, विश्व के इतिहास की जो दिशा है को परिवर्तित करने के लिए क्या है, एक प्रभावशाली कारक के रूप में जाने जाती हैं। क्योंकि स्थानिक जो दूरियां होती हैं, इसके माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों की जो प्रादेशिक भिन्नता है उनके बारे में जानकारी हमको उपलब्ध हो जाती है। और इसी की वजह से ही एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र के मध्य जो यानी प्रभाव है वो स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है, दिखाई देता है। आगे बात समझ में, आगे देखो, क्षेत्रीय विस्तार, लड़ाई के दौरान, क्षेत्रीय विस्तार लड़ाई के दौरान विशेषकर पिछली शताब्दियों में, विशेषकर पिछली शताब्दी, विशेषकर पिछली शताब्दी में कई देशों के लिए, पिछली शताब्दी में कई देशों के लिए सुरक्षा का साधन बना, कई देशों के लिए सुरक्षा का
साधन बना। कई देशों के लिए क्या बना? सुरक्षा का साधन बना। परंपरागत युद्ध में बड़े आकार वाले देशों ने परंपरागत युद्ध में बड़े आकार परंपरागत युद्ध में बड़े आकार वाले देशों बड़े आकार वाले देशों ने आर्थिक स्थान छोड़कर आकार वाले देशों ने अधिक स्थान छोड़कर अधिक स्थान छोड़कर समय का लाभ प्राप्त किया। समय का लाभ प्राप्त किया। देखो मेरे बेटा, क्षेत्रीय विस्तार आपको पता है कि पिछली शताब्दियों में कई देशों के द्वारा अपने क्षेत्रीय विस्तार को बढ़ाने के लिए, क्षेत्रीय विस्तार का प्रसार करने के लिए, कौन से विस्तार? क्षेत्रीय जो विस्तार है उसका प्रसार करने के लिए लड़ाई के दौरान, क्षेत्रीय विस्तार लड़ाई के दौरान जो क्षेत्र के विस्तार के लिए लड़ाई की गई, तो कब? ये पिछली शताब्दियों की बात है। लड़ाई के दौरान विशेषकर पिछली शताब्दी में कई देशों के लिए सुरक्षा का क्या साधन बन गया? क्या बन गया? सुरक्षा का साधन। आपको पता है 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध, उसके बाद में 1939 से 1945 द्वितीय विश्व युद्ध, और इनसे भी पहले विभिन्न देशों के शासकों ने अपने क्षेत्र के विस्तार के लिए अनेक प्रकार के क्या किए थे? युद्ध किए थे। क्या किए थे? युद्ध। तो कई देशों के लिए सुरक्षा का क्या बन गया? वो साधन बन गया। क्या बन गया? साधन। परंपरागत युद्ध बड़े आकार वाले देशों ने, जो बड़े आकार वाले देश हैं, बड़े आकार वाले देशों ने अधिक स्थान छोड़कर, बड़े आकार वाले देशों ने अधिक स्थान को छोड़ दिया। परंपरा युद्ध जो बड़े आकार, परंपरा युद्ध में बड़े आकार वाले देशों ने, परंपरा जो युद्ध में बड़े आकार वाले जो देश हैं, परंपरा जो युद्ध हुए थे पहले हैं, तो उसमें बड़े आकार वाले जो देशों ने अधिक स्थान छोड़ दिया और समय का क्या कर लिया? लाभ प्राप्त किया। अधिक स्थानों को छोड़ करके समय के साथ में क्या प्राप्त कर लिया? उन्होंने अपना लाभ प्राप्त किया है। समय का लाभ प्राप्त कैसे किया है मेरे बेटा? कि परंपरा युद्ध में बड़े आकार वाले जो देशों ने अधिक स्थान छोड़े, अधिक जो स्थानों को छोड़ करके, और जो बहुमूल्य जो स्थान हैं, जो खनिज पदार्थ दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान हैं, उन पर कब्जा कर लिया। उसके बाद में जो अधिक स्थान छोड़े वो भी उनके अधीन ही रह गए। इस कारण से आज वो देश विश्व में शक्तिशाली देशों के नाम से जाने जाते हैं। उनके पास क्षेत्र भी अधिक है हमारी अपेक्षा। आगे देखो,
नए विश्व के देशों के चारों तरफ, नए विश्व के देशों के चारों तरफ, नए विश्व के देशों के चारों तरफ विस्तृत समुद्र द्वारा, विस्तृत समुद्र द्वारा, विस्तृत समुद्र द्वारा समुद्र द्वारा प्रदत्त रक्षा कवच, प्रदत्त रक्षा कवच, प्रदत्त रक्षा कवच उन्हें उनकी मिट्टी पर, उन्हें उनकी मिट्टी पर, उन्हें उनकी मिट्टी पर होने वाले युद्धों से, होने वाले युद्धों से बचाता रहा है। बचाता रहा है। उनकी मिट्टी पर, उनकी मिट्टी पर युद्ध होने से, युद्ध होने से बचाता है। देखो बेटा, नए विश्व के जो देश हैं, नए विश्व के जो देश हैं, जैसे आपको पता है नए विश्व के देशों में आपका यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका, नए विश्व के देशों के अंदर आते हैं, क्योंकि इसकी स्थापना कब हुई थी? 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी में जो अंग्रेज लोग हैं वो कहाँ पर पहुँच गए? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, और उन्होंने ही किसको बसाया था? यूएसए को। पहले से वैसे रेड इंडियन लोग निवास करते थे, लेकिन अहम योगदान इंग्लैंड वासियों का है इसमें, यूएसए में आधुनिक टेक्नोलॉजी को विकसित करने में भी इंग्लैंड वासियों का योगदान है। नए विश्व के ऐसे आपका ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया नए विश्व के देश हैं, ऑस्ट्रेलिया है। नए विश्व के देशों को चारों तरफ क्या है? विस्तृत समुद्र द्वारा, इसके चारों तरफ क्या है? समुद्र है। इसके यानी तीनों तरफ क्या है? समुद्र है? उसके बाद में तीनों के चारों तरफ से मानो समुद्र सही। उसके बाद में यानी विश्व समुद्र द्वारा प्रदत्त रक्षा कवच। अब ये हमको क्या है? चारों तरफ जिस देश के चारों तरफ क्या है? यानी पानी पानी है, तो विदेशी जो आक्रांता हैं, दूसरा जो देश है उस पर हमला करने के लिए 10 बार सोचेगा। पहले जलयान सुविधा बेहतर नहीं थी, तो युद्ध कार्य जो अधिकतर होते थे वो भूमि के अंदर होते थे, स्थल वाले भाग के अंतर्गत अधिकतर युद्ध होते थे। जिन देशों की सीमाएं यानी प्राकृतिक अंदर यानी जल के अंदर आती हैं, वो सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती हैं। किसके रूप में कार्य करती हैं? सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है। तो उन देशों से युद्ध कम हुए हैं। अब हमारे भारत देश में तो यानी विदेशी आक्रांता हैं, जो मध्य एशिया के जो आक्रांता हैं वो आसानी से आ गए, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान से स्थल वाला जो भाग जोड़ा हुआ है, चीन के लोग आसानी से दर्रों के माध्यम से प्रवेश कर गए हैं। और फिर आपको बता दूं कि इंग्लैंड वासियों ने यानी जो यहाँ पर आकर के एक ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में खोला, उसके बाद धीरे धीरे पूरे भारत पे क्या कर लिया? कब्जा कर लिया है। तो हमारा देश भी तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है, लेकिन बशर्ते इसमें क्या हुआ है कि हमारे यहाँ की जो राजा महाराजा हुए हैं वो यानी शिथिल थे, उन पर अपनी जो शासन प्रणाली है उस पर विश्वास नहीं था, एक दूसरे राजाओं से द्वेष भावना रखते थे।
नए विश्व के देशों के चारों तरफ विस्तृत समुद्र द्वारा प्रदत्त जो रक्षा कवच है उन्हें उनकी मिट्टी पर युद्ध होने से क्या करता है, रोकता है, यानी बचाता है। भारत में जो हिमालय पर्वत है, भारत में हिमालय एक महान अवरोध के रूप में देश की रक्षा करता है। भारत में हिमालय पर्वत, भारत में हिमालय पर्वत एक महान भारत में हिमालय पर्वत एक महान अवरोध के रूप में, अवरोध के रूप में, किसके रूप में, अवरोध के रूप में देश की रक्षा करता रहा है, देश की रक्षा करता रहा है। देश की क्या करता रहा भैया, रक्षा करता रहा है। परंतु उसमें दर्रे, परंतु इसमें जगह जगह दर्रे होने की वजह से, दर्रे होने की वजह से, क्या होने की वजह से बेटा, दर्रे होने की वजह से मध्य एशिया, कौन सी एशिया, मध्य एशिया के आक्रमणकर्ताओं, मध्य एशिया के आक्रमणकर्ताओं वे प्रबंधकों, आक्रमणकर्ताओं वे कौन, प्रबंधकों एवं प्रबंधकों को मार्ग की सुविधा देते रहे हैं, मार्ग की सुविधा देते रहे हैं। देखो मेरे बेटाओ, यानी कि हमारा जो हिमालय पर्वत है, कौन सा पर्वत है, हमारा जो हिमालय पर्वत है, कौन सा पर्वत है भैया, ये हिमालय पर्वत। ये हिमालय पर्वत चीन से, अन्य जो देश, मध्य एशियाई देशों से हमारी रक्षा करता है, बाहरी आक्रमणों से रक्षा करता है, लेकिन इसमें बीच बीच में दर्रे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बीच बीच में दर्रे, जैसे सिपकिरा दर्रा है, बोलन दर्रा है, बाउंडीरा दर्रा है,
काराकोरम दर्रा है, सियाचिन दर्रा है। इन दर्रों के माध्यम से जो विदेशी आक्रमणकारी हैं वो कहाँ पर प्रवेश कर गए? हमारे भारत देश में। कौन से देश में? हमारे भारत देश में प्रवेश कर जाते हैं और हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में आक्रमण करके वहाँ की जो संपत्ति है उसको लूट करके ले जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा मोहम्मद गौरी है, आपने मुगलों के बारे में सुना होगा, बाबर है, अकबर है, हुमायूं है। ये इन्हीं दर्रों के माध्यम से भारत में प्रवेश इन्होंने किया था और भारत की जो सुरक्षा है उसको तोड़ा है, रक्षा कवच है उसको तोड़ा है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब है हमारे भारत में जो हिमालय पर्वत एक महान अवरोध के रूप में कार्य करता है, लेकिन अगर इसमें जो दर्रे नहीं होते, दर्रे जानते हो, दर्रों का तात्पर्य है जिसमें होकर के वाहन तो नहीं निकलता लेकिन मानव आ और जा सकता हो, उसे क्या कहते हैं? दर्रा। क्या कहते हैं? दर्रा। मानव स्वयं प्रवेश कर सकता है लेकिन इसमें जो वाहनों का जो प्रवेश है वो वर्जित है, यानी वाहन नहीं जा सकते क्योंकि वो सकड़े मार्ग होते हैं। बीच बीच में से जो श्रृंखला होती है, पर्वत श्रृंखला होती है, वो टूट जाती हैं, अलग होती हैं, तो उनसे होकर के मानव आ और जा सकता है। तो आक्रमणकारियाँ यहाँ पर इन्हीं दर्रों के माध्यम से आते हैं और देश की जो रक्षा है, जो सुरक्षा है उसको तहस नहस करते हैं। ऐसा पहले भी प्राचीन काल में देखने को मिला। आज के लिए